कहानी मेघवर्ण। जो दूसरों को दुख में डालकर स्वयं लाभ उठाना चाहता है, उसे अवश्य दुख में फंसना पड़ता है। सिंघल द्वीप में एक काग रहता था। उसका नाम मेघवर्ण था। काले बादलों के समान उसका रंग था। लंबी सी चोंच थी। बोलता था तो ऐसा लगता था मानो शुक्र गुर्रा रहा हो। उसे देखने मात्र से ही भय मालूम होता था। मेघवर्ण बड़ा कूटनीतिज्ञ था। उसका काम था दो राजाओं को आपस में लड़ाना। वो इसी काम से स्वार्थ साधन किया करता था। चारों ओर उसका बड़ा नाम था। उन दिनों हिरण्यगर्भ और चित्रवर्ण नाम के दो राजा राज्य करते थे। हिरण्यगर्भ राजहंस था। उसका राज्य कर्पूर द्वीप में था। उसके मंत्री का नाम चक्रवाक था। चित्रवर्ण एक मोर था। उसका राज्य जम्बू द्वीप में था। उसके मंत्री का नाम गीध था। दोनों राज्य बड़े सुंदर थे, बड़े वैभव संपन्न थे। दोनों राज्यों में किसी को किसी प्रकार का दुख नहीं था। दोनों राज्यों में छोटे बड़े सभी बड़े सुख से जीवन व्यतीत करते थे। दोनों राज्यों के राजाओं के कानों में जब एक दूसरे की सुंदरता और वैभव संपन्नता का समाचार पड़ा, तो दोनों के मन में एक दूसरे पर अधिकार जमाने की बात उत्पन्न हो उठी। दोनों ही अपने अपने मन में सोचने लगे, ऐसी कौन सी युक्ति से काम लिया जाए कि सफलता प्राप्त हो जाए। चित्रवर्ण ने अपनी मंत्री गीध से कहा, मंत्री जी, कोई ऐसा उपाय कीजिए जिससे कर्पूर द्वीप पर मेरा अधिकार हो जाए। मंत्री ने उत्तर दिया, महाराज, मैंने पता लगाकर मालूम किया है कि कर्पूर द्वीप का राजा भी आपके समान ही बलवान है। उसके पास भी आपकी ही तरह बलवती सेना है। अतः उसे जीतने के लिए कूटनीति से काम लेना चाहिए। मैं एक ऐसे कूटनीतिज्ञ को जानता हूं जो इस काम में बड़ा चतुर है। यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं उसे बुलवाऊं। चित्रवर्ण बोला, अवश्य बुलवाइए मंत्री जी। वो कौन है और कहाँ रहता है? मंत्री ने उत्तर दिया, वो सिंघल द्वीप में रहता है महाराज। उसका नाम मेघवर्ण है। चित्रवर्ण की आज्ञा से मंत्री ने मेघवर्ण को बुलवा लिया। मेघवर्ण जब राजा के सामने उपस्थित हुआ तो राजा ने उससे कहा, मैं कर्पूर द्वीप के राज्य पर अधिकार करना चाहता हूँ। यदि तुम इस काम में मेरी सहायता करो तो युद्ध में विजय प्राप्त करने के बाद मैं तुम्हें आधा राज्य दे सकता हूँ। मेघवर्ण राज्य के लोभ में तैयार हो गया। उसने कहा, महाराज, आप बिल्कुल चिंता ना करें। मैं ऐसा पासा फेंकूंगा कि देखते ही देखते कर्पूर द्वीप पर आपका अधिकार हो जाएगा। मेघवर्ण चित्रवर्ण को आश्वासन देकर हिरण्यगर्भ की राजसभा में जा पहुंचा। उसने हिरण्यगर्भ से विनयपूर्वक कहा, महाराज, मैं काकभुशुंडी का शिष्य हूँ। तीनों कालों की बातों को जानता हूँ। आप जम्बूद्वीप के राज्य पर अधिकार करना चाहते हैं, ये भी जानता हूँ। यदि आप चाहें तो मैं आपकी सहायता कर सकता हूँ। मेघवर्ण ने हिरण्यगर्भ के मन की बात कही थी, क्योंकि वो जम्बूद्वीप पर अधिकार करने के लिए मन ही मन व्याकुल हो रहा था। मेघवर्ण की बात को सुनकर उसने सोचा, ये तो बड़े काम का है, फिर क्यों ना इसे आदर पूर्वक यहाँ रख लिया जाए। हिरण्यगर्भ ने मेघवर्ण को अपने दुर्ग के भीतर रख लिया। उसके रहने और खाने पीने का पूरा प्रबंध कर दिया। मेघवर्ण हिरण्यगर्भ के दुर्ग में रहकर बड़ी चालाकी के साथ गुप्तचरी करने लगा। हिरण्यगर्भ के पास कुल कितनी सेना है, सेनापति कौन है, लड़ाई का सामान कितना है, इन सभी बातों का पता लगाकर वो चित्रवर्ण के पास भेजने लगा। चित्रवर्ण को हिरण्यगर्भ के दुर्ग की पूरी जानकारी मिल गई। पूरी जानकारी मिलने के पश्चात चित्रवर्ण ने कर्पूर द्वीप पर आक्रमण कर दिया। हिरण्यगर्भ ने बड़ी वीरता के साथ शत्रु की सेना का सामना किया, किंतु फिर भी शत्रु सेना युद्ध करते हुए दुर्ग के द्वार पर पहुंच गई। संध्या का समय था, सूर्य डूब रहा था। कर्पूर द्वीप की सेना बड़ी वीरता से दुर्ग के द्वार पर शत्रु की सेना से जूझ रही थी। इसी समय सहसा किसी ने दुर्ग के कंगूरे से घोषणा की, भागो भागो, कर्पूर द्वीप की सेना हार गई, दुर्ग पर शत्रु का अधिकार हो गया। घोषणा करने वाला और कोई नहीं, मेघवर्ण था। घोषणा को सुनते ही कर्पूर द्वीप के सैनिकों के पैर उखड़ गए। उन्होंने सोचा, जब हार हो गई तो क्यों लड़ा जाए। वे मैदान छोड़कर भाग निकले।
स्वयं हिरण्यगर्भ भी भागकर अन्यत्र चला गया। दुर्ग पर चित्रवर्ण का अधिकार हो गया। हिरण्यगर्भ को बड़ा आश्चर्य हो रहा था कि उसकी सेना की हार क्यों हुई। दुर्ग के ऊपर से किसने ये घोषणा की थी कि उसकी सेना की हार हो गई। हिरण्यगर्भ को जब ये ज्ञात हुआ कि मेघवर्ण काकभुशुंडी का शिष्य नहीं, चित्रवर्ण का गुप्तचर था और उसी ने ये घोषणा की थी, तो वो बड़ा दुखी हुआ। युद्ध समाप्त होने पर मेघवर्ण चित्रवर्ण के समक्ष उपस्थित हुआ। उसने चित्रवर्ण से कहा, महाराज, आपको युद्ध में विजय प्राप्त हो गई। हिरण्यगर्भ के दुर्ग पर आपका अधिकार हो गया। अपने वचन के अनुसार मुझे आधा राज्य देने की कृपा कीजिए। चित्रवर्ण ने मंत्री की ओर देखते हुए कहा, मंत्री जी, आपकी क्या राय है? वचन के अनुसार मेघवर्ण को आधा राज्य मिल जाना चाहिए। मंत्री ने सोचते हुए उत्तर दिया, बात तो ठीक है महाराज, पर मेघवर्ण बड़ा कुटिल है। उसने राज्य के लोभ में हिरण्यगर्भ को धोखा दिया। वो इसी प्रकार आपको भी धोखा दे सकता है। ऐसा आदमी पुरस्कार का नहीं, दंड का अधिकारी होता है। मंत्री की बात को सुनकर मेघवर्ण डर गया। उसने सोचा, कहीं ऐसा न हो उसे पकड़कर जेल में डाल दिया जाए, अतः वो भाग खड़ा हुआ। इधर चित्रवर्ण से मेघवर्ण को अपमान को छोड़कर और कुछ नहीं मिला। उधर हिरण्यगर्भ भी क्रुद्ध होकर उसके प्राणों का ग्राहक बना हुआ था। मेघवर्ण के लोभ, छल और प्रपंच ने उसे कहीं का न रखा। जो लोग लोभ, छल और प्रपंच के वशीभूत होकर दूसरों को ठगते हैं, उनका यही हाल होता है। कहानी से शिक्षा: छल और प्रपंच की नाव नहीं चलानी चाहिए। लोभ में पड़कर दूसरों का अपकार नहीं करना चाहिए। जो लोग दूसरों को धोखा देते हैं, वे एक न एक दिन अवश्य संकट में पड़ते हैं। कहानी समाप्त।